Hi guys, let's crack CBSE Commerce on an academy with me Abhijit Jaiswal. I'm here to help you with your 11th CBSE today. आज 11th CBSE का चैप्टर 10 का LMR होने वाला है. LMR is last minute revision, right? पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे. So let's start guys. A few things about myself. My name is Abhijit. बाकी सारी चीज़ें आप लोग को पता है, एक बार देख लीजिएगा. Now I am here on an academy because भाई an academy ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेने से प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से यू गेट बंडल ऑफ यूटिलिटीज. नाउ व्हाट डू यू गेट? देखिए, सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे छोटे से सब्सक्रिप्शन के साथ में यू गेट डेली लाइफ क्लासेस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप पोल्स में हिस्सा ले सकते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद में आपको मिलता है लाइफ टेस्ट एंड क्विज. आपने जो भी पढ़ा है उसके एग्जाम्स या टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा. ठीक है. ये सबसे बेहतरीन चीज़ है. ऐसा रुकना नहीं पड़ेगा, अरे रिजल्ट आएगा ना, तुरंत मिलेगा आपको रिजल्ट. ठीक है. फिर इसके बाद में मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स. आपको जो भी पढ़ाया जाएगा दैट विल बी एज पर योर सिलेबस. ठीक है. आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम लोग पढ़ाएंगे. कोई भी ऐसा कम तो नहीं होगा, ज़्यादा ही मिलेगा आपको नॉलेज, कम बिल्कुल नहीं मिलेगा. एंड यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. रीज़न क्योंकि आप लोग को सबसे पहला जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं, आप लोग किसी कारणवश अगर वो लेक्चर मिस कर गए, मान लीजिए आप नहीं देख पाए, तो आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं बिकॉज वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं. आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे देख लीजिए, टैबलेट पे देख लीजिए, कंप्यूटर पे देख लीजिए, जहाँ देखना है वहाँ देखिए. देयर इज नो लिमिट फॉर इट. पहला. दूसरा, आप लोग को प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग को एक्सेस मिल जाता है, वहाँ के टेस्ट का एक्सेस मिल जाता है. ठीक है. एंड बहुत सारे एजुकेटर्स से पढ़ने का आपको मौका मिलता है. राइट. टॉप इन इंडिया, ये पक्की बात है भाई. इंडिया में सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए मिलेंगे. लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरैक्टिव क्लासेस है, वे यू गेट टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया. यू गेट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. बच्चा लोग, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, मे बी 11, फॉर एग्जांपल आपने 11th 12th कॉमर्स का अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसमें आपको 11th 12th के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. मे बी बिजनेस स्टडीज, मे बी अकाउंट्स, मे बी इकोनॉमिक्स, मे बी मैथमेटिक्स, कोई भी सारे सब्जेक्ट्स का आपको पढ़ाई वहाँ पे मिल जाएगी. ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे अपना क्लास या गोल सेलेक्ट करना है. यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है गाइज, वो है स्पेशल क्लासेस. नाउ गाइज, ये बोल्ड में बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिए, दीज आर एक्चुअली आर फ्री लाइव क्लासेस गाइज. लाइव क्लासेस हैं जो कि फ्री है. इंटरैक्टिव क्लासेस है, वहाँ पे पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं. ब्यूटीफुल थिंग है ना, बहुत मज़ा आता है, लाइवली होती है, फ्री क्लासेस होती हैं. आप वहाँ पे आइए, ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एंड यू विल फाइंड कि भाई इतना बढ़िया चीज़ हो रहा है जिसकी हद नहीं. डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि कौन सा ऐप किसके लिए, आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है. आपको मेरा प्रोफाइल वहाँ मिल जाएगा. आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की वहाँ पे लिंक्स मिल जाएगी. एंड्रॉइड के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा, iOS के लिए सारी लिंक्स. एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड यू विल कम टू नो. अब भाई ये जो स्पेशल क्लास है, दीज आर फ्री क्लासेस. जैसे मैंने बताया, एक बार चक के देखिए, इसका मज़ा, बढ़िया मज़ा आएगा. ठीक है. फिर इसके बाद में इफ़ यू वांट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. भाई इसके बाद में इफ़ यू वांट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप. ये सीधा लिंक है, URL पे पेस्ट कीजिए एंड यू विल बी देयर इन अ ग्रुप. वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं. नाउ बच्चा, जो सब्सक्रिप्शन मैंने बताया आपको, दैट इज़ फॉर 11th and 12th दोनों के लिए वो सब्सक्रिप्शन काम आता है. 11th के लिए भी, 12th के लिए भी. राइट. 2 साल है तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 25,000 फॉर 24 मंथ्स में, है ना. 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विल गेट फॉर 25,000 एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विल गेट फॉर 15,000. बट यहाँ पे एक जादुई वर्ड है जिसका नाम है जीत. And if you use this word or if you use this code, this is the code, if you use this code, you'll get a discount of 10%. है ना, अभिजीत का जीत. ठीक है. तो ये अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो you'll get a discount of 10%. एंड ये जो प्राइस है आपको, जो 15,000 का था 12 मंथ्स का, वो आपको मिल जाएगा 13,500 में. एंड जो 24 मंथ्स का था फिर 25,000 का, दैट विल गेट इन 22,500. राइट. तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. ठीक है. सो गाइज, लेट अस स्टार्ट विद आवर LMR. एक नया कंसेप्ट है, लास्ट मिनट रिविजन. हम लोग इंटरनल ट्रेड का LMR कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिविजन. तो सबसे पहले
जिसने भी ये चैप्टर अगर पढ़ा नहीं है तो बच्चे दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। ये वीडियो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, बिकॉज दिस इज अ रिविजन वीडियो। थोड़ा फास्ट होगा, हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको रिविजन के तौर पे चैप्टर को ख़त्म करें। मेरे ही लेक्चर्स आपको इंटरनल ट्रेड पे मिल जाएंगे, जस्ट सर्च बाय माय नेम एंड इंटरनल ट्रेड, यू विल गेट द लेक्चर्स। ठीक है, तो वो रेगुलर क्लास थी, दिस इज नॉट रेगुलर क्लास, दिस इज रिविजन, फास्ट ट्रैक रिविजन है ना, LMR, लास्ट मिनट रिविजन। चलिए शुरू करें बेटा। इंटरनल ट्रेड, पहली बार ट्रेड क्यों बेटा? ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब एक्सचेंज करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, उसे हम ट्रेड कहेंगे। क्यों करते हैं? बिकॉज नोबडी इज सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग खुद आत्मनिर्भर कंप्लीटली नहीं है, वी हैव टू डिपेंड ऑन समवन, क्यों? जिससे कि हमारा जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ट्रेड का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बिजनेस देखें, आपका ट्रेड जो है ज्योग्राफिकल बेसिस पे अगर आप देखें तो ट्रेड दो तरीके से होता है, एक रहेगा इंटरनल, दूसरा रहेगा एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड मतलब जो आपके कंट्री के अंदर हो रहा है, जो आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है ट्रेड, दैट इज इंटरनल ट्रेड। जो दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में होता है, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आता है बेटा होलसेल एंड रिटेल, हम लोग को ये चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है। एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑन्ट्रपोर्ट, ये हमको ये चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इंटरनल ट्रेड क्या बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। एक नेशन के अंदर ही अंदर अगर आप गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो रहेगा आपका इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड है तो इस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी लगती नहीं है। कस्टम ड्यूटी सिर्फ लगेगी जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश से ले रहे हैं। बट बेटा अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर इंटरनल ट्रेड जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है होलसेल और दूसरा है रिटेल। राइट, होलसेल बेटा एक चेन समझिए आप, ये चेन अगर आपने ध्यान रखा तो आपको आगे पूरी मदद होगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स जो वो गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स जाएंगे होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से गुड्स जाएंगे रिटेलर के पास, एंड उसके बाद से गुड्स जो है वो हम कंज्यूम करेंगे, वी मतलब कंज्यूमर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए कि रिटेलर जो है वो किसके बीच के लिंक है बेटा? वो कंज्यूमर और होलसेलर के बीच के लिंक है, और होलसेलर जो है वो रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच की लिंक है। ठीक है, चलिए होलसेल ट्रेड की अगर हम बात करें तो बेटा होलसेल ट्रेड बल्क में गुड्स जो है वो ट्रेड किए जाते हैं। राइट, वो बंदा जो कि होलसेल ट्रेड कर रहा है उसे हम होलसेलर कहेंगे। ठीक है, वो बंदा जो कि होलसेल ट्रेड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? होलसेलर कहेंगे। पहला, होलसेल ट्रेड जो है वो बल्क में गुड्स खरीदे जाएंगे, मैन्युफैक्चरर से लिए जाएंगे और रिटेलर्स को दिए जाएंगे, कंज्यूमर्स को नहीं। कि कहाँ जाएंगे? मैन्युफैक्चरर से लेकर होलसेलर जो है वो रिटेलर को गुड्स देगा। पहला, तो ये लिंक होगी किसके बीच की? ये लिंक हो गया मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को। ठीक है, तो देखिए ये किससे रिलेटेड है बेटा? दिस इज कंसर्न विद द गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स टू रिटेलर्स एंड इट डज नॉट सेल टू कंज्यूमर्स। ठीक है, ये लिंक है बिटवीन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है बेटा? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदता है तो ये मैन्युफैक्चरर को मदद करता है क्या बेटा? बल्क में क्वांटिटीज जो है उसमें ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग करने में। राइट, तो इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स टू मैन्युफैक्चर ऑन द लार्ज स्केल, एंड वो प्रोड्यूसर को मदद करता है कि भाई वो अलग अलग जगह पे जो बिखरे हुए बहुत सारे रिटेलर्स हैं उन तक पहुंच सके। ठीक है, टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स स्प्रेड ओवर ज्योग्राफिकल एरियाज। अब दे टेक द टाइटल ऑफ द गुड्स। टाइटल ऑफ द गुड्स का मतलब क्या बेटा? दे टेक द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद लेता है तो मैन्युफैक्चरर को टेंशन नहीं रहता कि उसके पास पैसे भी चले जाते हैं, और होलसेलर जो है वो टाइटल लेते हैं, तो वो गुड्स अगर खरीद लिया तो उससे रिलेटेड सारे रिस्क जो हैं वो भी होलसेलर के हो जाते हैं। फिर ये बल्क में परचेज किया और वो छोटे छोटे लॉट्स में क्या करता है? रिटेलर को गुड्स बेचता है। ये जो एक्टिविटीज है बेटा, होलसेलर जो है कुछ और एक्टिविटीज भी करके देता है, जैसे ग्रेडिंग करके देना गुड्स को, ही अच्छा A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, है ना। फिर इसके बाद में सॉर्टिंग, एक गुड्स आए हैं एक मैन्युफैक्चरर से आए उनको अलग अलग करना, छोटे छोटे लॉट्स बनाना, ये सब कुछ सर्विसेज भी होलसेलर प्रोवाइड करके देता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज हैं। फिर आता है द रिलीव्स द रिटेलर। भाई रिटेलर को भी एक टेंशन से वो हटा देता है कि रिटेलर को इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती है। रिटेलर को जब जैसी क्वांटिटी में गुड्स की ज़रूरत पड़ती है वो होलसेलर से लेकर आ जाता है। ठीक है, फिर होलसेलर को जो है, होलसेलर ये मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर्स को कुछ सर्विसेज देता है। मैन्युफैक्चरर को भी ये हेल्प करता है
कैसे हेल्प करता है? तो मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्यों? सबसे पहला, भाई ये बल्क में गुड्स खरीदेगा। तो अगर मान के देखिए आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास से बल्क में गुड्स जाएंगे, अगर आपके पास से बल्क में गुड्स जा रहे हैं तो आप ज़्यादा बना पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा आता है रिस्क बेयर करता है। रिस्क कैसे बेयर करता है? बेटा होलसेलर आपके पास से गुड्स खरीद लेता है, एंड अगर वो बंदे ने आपके पास से गुड्स खरीद लिए हैं तो बेटा वो गुड्स से रिलेटेड जितने भी रिस्क है, मतलब अब जब गुड्स खरीद लिए, वो गुड्स लेकर चला गया आपके पास से, अब अगर गुड्स खराब हुए, बारिश में भीग गए, या क्या कहते हैं चूहा उसको कुतर दिया या चोरी हो गए, कुछ भी हो, तो वो आपका लुकआउट नहीं है। उसका टेंशन किसको है बेटा? उसका टेंशन मैन्युफैक्चरर को रहेगा। बट हाँ, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैन्युफैक्चरर को देखना पड़ेगा, बट चोरी हो जाना, खराब मतलब बारिश में भीग जाना, ये सब आपका टेंशन नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। होलसेलर, इमेजिन कीजिए आप मैन्युफैक्चरर है, मैं होलसेलर हूँ। अगर मैं आपके पास से बल्क में गुड्स खरीद लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, तो बेटा आपके पास में पैसे आ जाएंगे, और वही पैसों से आप क्या कर सकते हैं? फिर से अपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो काम आपको होलसेलर करके देगा वो रहेगा एक्सपर्ट एडवाइस। अब देखिए होलसेलर एक ऐसा बंदा है बेटा जो कि वही गुड्स में बार बार सिर्फ उसी में डील करता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे उसी में डील करता है आपका होलसेलर। तो होलसेलर को वो गुड्स के बारे में काफ़ी नॉलेज भी आ जाता है, काफ़ी नॉलेज आता है होलसेलर को वो गुड्स के बारे में। तो होलसेलर के पास में एक ज्ञान का पिटारा रहता है जो कि आपको इंफॉर्मेशन होलसेलर जो है वो दे सकता है। फिर आता है होलसेलर, नेक्स्ट है मार्केटिंग फंक्शन। अगर हम मार्केटिंग फंक्शन की बात करें तो होलसेलर जो है वो आपको अलग अलग एरिया में जो कंज्यूमर्स बिखरे हुए हैं उन तक पहुंचने में आपको मदद करता है। लास्ट आता है फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन कंटिन्यूसली। अगर आपसे मैं गुड्स खरीदते जाऊं बल्क में खरीदते जाऊं तो आप कंटिन्यूसली गुड्स जो है वो बना पाएंगे। अगर मैं नहीं खरीदूंगा, मी बीइंग द होलसेलर, अगर मैं आपसे गुड्स नहीं खरीदूंगा तो आप कंटिन्यूसली गुड्स बना भी नहीं पाएंगे, और वो गुड्स खरीद के मैं मेरे खुद के गोडाउन्स में रखता हूं तो मैं आप लोग को स्टोरेज में भी मदद करता हूं। एक्सक्यूज मी। अब हम लोग देखेंगे भाई होलसेलर जो है वो रिटेलर को क्या सर्विसेज देता है। तो रिटेलर को जब भी गुड्स की जरूरत पड़ती है तो वो रिटेलर्स को गुड्स अवेलेबल करवा के देता है, उसको मार्केटिंग सपोर्ट करके देता है जो भी बैनर्स हैं आपके, जो भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं वो सब में होलसेलर आपको मदद करके देता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, रिटेलर जो है वो उधारी में या फिर क्रेडिट पे होलसेलर से गुड्स ले सकता है। इस तरीके से वो फाइनेंशियली भी हेल्प करता है होलसेलर, किसको बेटा? रिटेलर को। फिर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगेन ये बल्क में वही चीज़ों में डील करता है, तो अगर रिटेलर को कोई हेल्प की जरूरत पड़ी, कोई टेक्निकल चीज़ समझने की जरूरत पड़ी तो होलसेलर उसको मदद करेगा। एंड आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग मतलब पूरा का पूरा गुड्स होलसेलर ने खरीद के रखा है, रिटेलर को उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं होलसेलर क्या कर लेता है बेटा? होलसेलर रिटेलर्स के साथ में कुछ ना कुछ रिस्क शेयर कर लेता है कि भाई आपको उतने ज़्यादा गुड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में अगर देखें हम रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड जो है बेटा ये वो ट्रेड है जिसमें गुड्स जो है बहुत ज़्यादा आपके वैरायटी में रहेंगे और क्वांटिटी कम रखेंगे। तो रिटेल ट्रेड, वो इंसान जो कि रिटेल ट्रेड करता है उसे कहते हैं रिटेलर, तो ये वो बिजनेस है जिसमें कि हम गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हैं। इसमें आपके पास में वैरायटी बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना। रिटेलर में आपके पास में वैरायटी बहुत ज़्यादा रहेगी बट क्वांटिटी कम रहेगी। और ये सीधा कहाँ से खरीदते हैं बेटा? ये लार्ज क्वांटिटीज़ में होलसेलर से खरीदते हैं और छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर्स को देते हैं। ये फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताता है। रिटेलर्स का जो बिजनेस है वो फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज इसके बाद से सीधा गुड्स किसके पास जाते हैं? इसके बाद से सीधा गुड्स जाते हैं कंज्यूमर्स के पास। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो ब्रांच ऑफ बिजनेस जो कि पूरा का पूरा डिवोटेड है किस लिए बेटा? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स, ताकि कंज्यूमर्स अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स यूज कर सकें, ठीक है। अब कैसे बेचते हैं बेटा? गुड्स जो है वो पर्सनली बेच सकते हैं, टेलीफोन करके बेच सकते हैं, आप वेंडिंग मशीन्स के थ्रू, मतलब जो मशीन रहती है जिसमें आप कॉइन डालें या नोट डालें और उसमें से कुछ सामान बाहर आ जाए, तो अलग अलग तरीके से आप जो है गुड्स बेच सकते हैं। रिटेल ट्रेड, रिटेलर या रिटेल ट्रेड इज द लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर, ठीक है। अब क्या क्या सर्विसेज है जो कि रिटेलर होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को देता है? तो भाई देखिए, सबसे पहला अगर आप देखें तो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स।
बेटा देखिए रिटेलर ही है जो कि कंज्यूमर से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर्स बहुत जगह फैले हुए हैं, तो रिटेलर जो है वो आपको गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो पर्सनल सेलिंग, वो खुद इन्वॉल्व होता है, चीजें बेचने में। रिटेलर जो है वो खुद इन्वॉल्व होगा चीजें बेचने में, है ना। पर्सनल सेलिंग मतलब बेटा वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है, लोग नहीं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद में आता है एनेबल्स लार्ज स्केल ऑपरेशन। वो ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स जो है वो एक होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं, होलसेलर के पास से गुड्स कम होते हैं, तो इन टर्न होलसेलर किससे खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से। तो अगर रिटेलर नहीं रहेंगे तो होलसेलर के पास से गुड्स नहीं जाएंगे, होलसेलर के पास से नहीं जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर के पास से नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से रिटेलर किसको मदद कर रहा है, होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को। कलेक्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। बेटा एक चीज देखिए, अगर आपके पास में कोई चीज है जो खराब हो गई, आप किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे रिटेलर के पास। तो रिटेलर क्या करता है, अलग अलग जगहों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि भाई यहाँ पे आपके गुड्स का रिस्पॉन्स अच्छा है, यहाँ पे खराब है, ये जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपके गुड्स में, ये भी क्वालिटीज रहनी चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर तक ये रिटेलर पहुंचाने का काम करता है। फिर इसके बाद में आता है हेल्प्स इन प्रमोशन। भाई आपके जो सेल लगते हैं, जो भी ऑफर्स रहते हैं, वो सब कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की मदद करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो रिटेलर है वो कंज्यूमर्स को भी कुछ सर्विसेज देता है। जैसे क्या, सबसे पहला जब भी गुड्स चाहिए आप यू बीइंग द कंज्यूमर, जब भी आपको गुड्स चाहिए आपको तुरंत वो प्रोवाइड करके देगा। नहीं रहा तो वो बोल देगा कि मैं मंगवा देता हूँ, है ना, तो गुड्स आपको प्रोवाइड करके दे देगा। दूसरा अगर देखें तो नया प्रोडक्ट कोई भी आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप दुकान में गए तो आपने देखा होगा, अरे बेटा ये लेकर देखो बहुत ही बढ़िया है, चख के देखो, नहीं अच्छा लगा वापस कर दो, ये वर्ड्स यूज करते हैं। या अगर मशीन रही है कुछ तो उसको चखने नहीं बोलेगा, बट खाने पीने की चीज़ों को तो चखने बोल सकता है। तो भाई ऐसी चीज़ें जो कि आपको क्या करेगा बेटा, जो आपको खरीदने में मदद करे, है ना, नई इंफॉर्मेशन दे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो नए प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना। फिर आता है कन्वीनियंस एंड बाइंग। आपके घर के पास में रहेगा, रेसिडेंशियल एरियाज के पास में रहेगा तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं वहाँ पे, आप कहीं से भी कोई भी गुड्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वाइड सिलेक्शन। फिर आता है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब जब भी आप गुड्स खरीद लेते हैं तो वो गुड्स से मान लो उसका सर्विसिंग करवाना है, उसका रिपेयर करवाना है, तो वो भी कौन देता है आपको, वो रिटेलर देता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमने देखा होलसेलर क्या है, हमने देखा रिटेलर क्या है, हमने देखा होलसेलर मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को क्या सर्विस देता है, फिर हमने देखा रिटेलर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को और कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। अलग अलग टाइप्स रहते हैं, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग बिजनेस हैं। अगर आप देखें तो बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस पे आपके जो रिटेलर्स हैं वो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल के हैं। ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। मर्चेंडाइज के इस पे देखें तो स्पेशलिटी शॉप, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, है ना, स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे देखेंगे। एंड प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखें तो पहला है इटिनरेंट और दूसरा है फिक्स्ड। इटिनरेंट मतलब जिनकी फिक्स्ड जगह नहीं होती है, एंड फिक्स्ड शॉप नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनकी फिक्स्ड शॉप होती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। चलिए, इटिनरेंट रिटेलर्स मतलब ये वो लोग रहते हैं, ये वो बिजनेसमैन रहते हैं जो जिनकी फिक्स्ड जगह नहीं होती है बिजनेस करने की, है ना। जैसे ठेले वाला हो गया, आपके साइकिल पे जो सामान बेचता है वो हो गया, टोकनी में जो सामान बेचता है वो हो गया, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं वो हो गए, है ना। इटिनरेंट जिनकी फिक्स्ड जगह नहीं होती है बिजनेस करने की, रिसोर्सेज कम रहते हैं, ये लोग ब्रांडेड गुड्स में डील नहीं करते, लोकल गुड्स में डील करते हैं और सस्ते गुड्स में डील करते हैं। कैसे गुड्स में डील करेंगे बच्चा, ये लोग सस्ते गुड्स में डील करेंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल इटिनरेंट रिटेलर्स। अब टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर जो है बेटा, ये आप लोग के सिलेबस से अभी, है ना, 2021 का जो अभी का सिलेबस है 2020-21, ड्यू टू पैंडेमिक ये चीज़ें आपके से हटा दी गई है। बट मैं सिर्फ ब्रीफ में आप लोग को बता देता हूँ। पेडलर मतलब जो कि पैदल चल के ठेले पे या साइकिल पे या सिर पे जो सामान बेचता है उसे हम कहेंगे पेडलर, ठीक है। दूसरा है मार्केट ट्रेडर, जो कि
हफ्ते में एक पर्टिकुलर दिन एक पर्टिकुलर जगह पे मार्केट में चीज़ें बेचते हैं, उसे हम कहेंगे मार्केट ट्रेडर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो कि बिजी एरिया में रास्ते पे फुटपाथ पे बैठे रहेंगे, उन्हें कहेंगे स्ट्रीट ट्रेडर्स। चीप जैक्स मतलब अभी इंडिपेंडेंट छोटी छोटी दुकान लगा लेते हैं टेम्पररी नेचर की, और वहाँ पे ये लोग सामान बेचते हैं या कुछ सर्विस देते हैं, जैसे मोची हो गया चीप जैक। ठीक है, सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ इटिनरेंट जिनका फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। दूसरा जो टाइप था बेटा वो था फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स मतलब जिनकी फिक्स्ड जगह होती है बिजनेस करने की, इनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, राइट। इनके पास में क्या कहते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, राइट। और ये इनके पास में ना लोगों का एक भरोसा भी रहता है। अब आप ही सोच के देखिए, अगर मेरा कोई ठिकाना नहीं है बिजनेस करने का तो आपका भरोसा नहीं रहेगा, बट मेरी वहीं पे अगर एक दुकान रही तो आपको भरोसा रहेगा, भाई कुछ कम ज़्यादा हुआ तो आप दोबारा मेरी दुकान पे आ सकते हैं। तो ये जो है ये तरीका है बेटा क्या, सॉरी ये जो फॉर्म है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ऐसे दुकान वाले जिनकी दुकान फिक्स्ड जगह पे होती है, प्रॉपर दुकान होती है ना। ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं। कैसे स्केल पे बिजनेस करेंगे बेटा, ये लोग लार्ज स्केल पे अलग अलग टाइप के गुड्स बेचेंगे। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं, इसमें अगर देखिए तो स्मॉल शॉप रिटेलर्स और दूसरा आता है लार्ज शॉप रिटेलर्स या लार्ज रिटेलर्स। पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है जनरल स्टोर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जनरल स्टोर? आपके घर के पास में जो रहती है दुकानें, लोकल मार्केट एरियाज में मिल जाएंगे, रेसिडेंशियल एरियाज के पास में मिल जाएंगे। आपके घर के पास में जो छोटी सी दुकान है जहाँ पे सब मिल जाए, साबुन मिल जाए, कॉपी मिल जाए, पेंसिल मिल जाए, है ना, बॉल मिल जाए, ऐसे आपके घर के पास की जो दुकान है उसे हम कहेंगे जनरल स्टोर। ठीक है, ये जो दुकानें हैं ये लोकल मार्केट के पास में या रेसिडेंशियल एरियाज के पास में मिल जाएगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखती हैं जो डे टू डे की आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, इसलिए बहुत कन्वीनियंट रहती है, ठीक है, लोगों के लिए। और ये लार्ज या लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए खुली रहती है, जैसे सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, सुबह 7 को तो 6-7 बजे से खुल जाती है। तो दे आर ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि आपको कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, कोई ऐसी दुकानें भी रहती है जो बहुत पहचान की रही तो आपको उधारी पे भी सामान दे देते हैं, मतलब क्रेडिट पे भी सामान दे देते हैं, है ना। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है बेटा, जो बिजनेसमैन है, जो ये आपका जनरल स्टोर का जो ओनर है, अगर इनका सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छा है ना, रेपो अगर अच्छा है सोसाइटी में तो सभी लोग उनके पास से खरीदेंगे। बट अगर मान लीजिए इनका रेपो अच्छा नहीं है तो कोई इनकी दुकान में नहीं जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उसका फीचर है कि भाई बंदा जो है उसका रेपो अच्छा होना चाहिए। फिर आता है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप नाम से समझ में आता है बेटा, ये अभी अभी बहुत पॉपुलर हो रही है अपने, अभी मतलब कुछ साल पहले से काफ़ी पॉपुलर हो रही है अपने एरिया में, अर्बन एरियाज में। रीज़न क्योंकि बेटा ये एक ही टाइप की चीज़ें बेचती हैं। एक ही टाइप मतलब अगर वो मेंस वेयर है तो मेंस वेयर ही रहेगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान्यवर क्या करता है बेटा, वो एक स्पेशलिटी शॉप है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल वेयर ही बेचेगा और मेंस वेयर ही बेचेगा, है ना। मान्यवर मोहे मेरे ख्याल से दैट इज़ फॉर फीमेल, है ना, दैट इज़ फॉर गर्ल्स। बट अगर आप मान्यवर की बात करें तो वो लड़कों के लिए या आदमियों के लिए, उनके लिए है, ठीक है। तो वो कौन सा है, स्पेशलिटी शॉप। आप वहाँ पे जाके बोले कि नहीं इनको ऑफिस जाने का फॉर्मल्स चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्पेशलिटी शॉप क्या है बेटा, वो अभी अभी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। अगर खिलौने की दुकान है तो खिलौने की ही रहेगी, आपके कपड़ों की दुकान है तो कपड़ों की ही रहेगी, बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। और ये यूजुअली मार्केट प्लेस में या सेंट्रली लोकेटेड रहती है। जो बिजी एरिया रहेंगे, मार्केट प्लेस जो रहेगा, जो सेंट्रली लोकेटेड एरियाज रहेंगी, सिटी के सेंटर में, है ना, वहाँ पे रहेगी। रेसिडेंशियल एरियाज के पास नहीं, ये मार्केट प्लेस और जो सिटी सेंटर्स रहते हैं उनके पास में ये दुकानें पाई जाती हैं। फिर आता है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। भाई ये जो बिजी स्ट्रीट्स रहती है ना उनके पास में पाए जाते हैं। थोड़ा सा छोटी सी दुकान होती है, बहुत बड़ी दुकान नहीं होती है, ठीक है। ये फ्लोटिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लोटिंग कस्टमर्स मतलब जो आते जाते लोग रहते हैं ना, आते जाते जो लोग रहते हैं उनको फ्लोटिंग कस्टमर्स कहते हैं। उन लोगों को ये अट्रैक्ट करते हैं और ये चीप वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं। मतलब छोटे मोटे खिलौने हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कोई क्या कहते हैं, कोई पान की दुकान, ये सब क्या रहेगा बेटा, स्ट्रीट स्टॉल
होल्डर्स, ठीक है। ये इनका सप्लाईज कहाँ से आता है? इनका सप्लाईज आता है जो लोकल मार्केट रहता है वहाँ से, या होलसेलर्स के पास से लोग सामान खरीद के लाते हैं। इनका एरिया जो ये लोग कवर करते हैं बहुत छोटा रहता है, छोटी सी दुकान रहेगी, बहुत बड़ी दुकान नहीं रहेगी, छोटी सी पान का ठेला ऐसा थोड़ी रहता है बहुत बड़ा, कुछ गिने चुने रहेंगे बहुत बड़े, बट बाकी जो पान के शॉप रहेंगे वो तो छोटे ही रहेंगे। तो ऐसी दुकानें जो हैं वो आप लोग अगर देखें तो छोटी दुकानें रहती है, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। फिर नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी शॉप है बेटा जो कि सेकेंड हैंड गुड्स में डील करती है। ऐसी शॉप है जो कि सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स में डील करती है, जैसे बुक्स हो गया, कपड़े हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें, ऑटोमोबाइल्स है ना। फिर इसके बाद में ये कौन लेता है बेटा? जो थोड़े जिनके पास में मॉडस्ट मीन्स रहती हैं, या तो फिर थोड़े गरीब लोग जो रहते हैं वो लोग यहाँ से लेते हैं। दूसरा, ये कम प्राइस पे गुड्स बेचती है, ऑब्वियसली सेकेंड हैंड है तो कम बेचेंगी, कम प्राइस में। बट इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि नॉर्मल टेबल, नॉर्मल चेयर वो सस्ते में बिक जाएगी, बट कुछ एंटीक्स रहते हैं, है ना, कुछ एंटीक चीज़ें रहती हैं बट वो सस्ते में नहीं, वो थोड़ा महंगे में, ग्रामोफोन वगैरह जो हो गया ये सब थोड़ा महंगा बिकेगा। तो दो टाइप रहेगा इसमें, एक जो नॉर्मल डेली इसका बेचती है और एक सेकेंड हैंड गुड शॉप जो कि एंटीक चीज़ें बेचती है, ठीक है। अब इनका सेटअप कैसा रहेगा? जो नॉर्मल गुड्स बेच रहे हैं वो लोग नॉर्मल दुकान के सामने टेबल वेबल लगा लेंगे, उस पर गुड्स रख देंगे और गुड्स बेचेंगे। बट जो थोड़ा एंटीक बेच रहे हैं वो तो ऐसा रोड पर नहीं बेच सकते, उनका एक प्रॉपर दुकान रहेगा, ठीक है, और वो लोग फिर चीज़ें बेचेंगे, राइट। फिर इसके बाद में फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्टोर्स हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था बेटा? फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्टोर्स। इसमें सबसे पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूजुअली इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म पे बनाते हैं। ये बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचता है बेटा, बहुत, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए वेल डिफाइंड एरिया रहती है, हर एक चीज़ के लिए। कपड़े यहीं मिलेंगे आपको, टॉयज फलानी जगह मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिलेगी, बहुत बड़ा एरिया भी बड़ा रहता है, फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी देता है, गुड्स भी बहुत वैरायटी के बेचता है। ये बनाने का मकसद ये रहता है कि भाई जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनको एक छोटी से छोटी चीज़, पिन से लेके तो एक एरोप्लेन तक, बोलने की बात है एरोप्लेन, बट पिन से लेके छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाए। तो ये जो है ना, सारी चीज़ें एक जगह अंडर वन रूफ प्रोवाइड करने पे ध्यान देते हैं। मुंबई में अकबर अली एंड स्पेंसर्स, चेन्नई में ये कुछ एग्जाम्पल है। फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट, ये उनके पीछे का सोच नहीं लो, सही में हाथी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इनके अगर फीचर्स देखें बेटा तो इनमें कुछ फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, टेलीफोन बूथ्स हो गए, रेस्टरूम्स। आप इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे अगर घूमेंगे फिरेंगे तो बेटा भूख लगेगी, है ना, इनटेक होगा तो नेचर्स कॉल भी आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें, दे डोंट वांट यू टू लीव, है ना, विदाउट बाइंग। दूसरा, ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना चाहते हैं वो लोगों को जिनके लिए पैसा सेकेंडरी है, जिनके लिए पैसा सेकेंडरी है ना, उन लोगों को ये सर्विस देना चाहते हैं। ये सिटी के सेंटर में लोकेटेड रहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में ये बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद में ये दोनों मतलब रिटेलिंग का भी काम करते हैं और वेयर हाउसिंग का भी काम करते हैं, बिकॉज इतना बल्क में चीज़ें खरीदी जाती है तो ये रखेंगे कहाँ? इनके खुद के वेयर हाउस में, ठीक है। एंड सेंट्रलाइज परचेजिंग रहेगा, पूरा का पूरा एक ही जगह पे गुड्स खरीदे जाएंगे और फिर वहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटे जाते हैं। और सेल्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सेक्शन रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काउंटर रहेगा। एडवांटेजेस क्या है? ये लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जाते हैं, खरीदना काफ़ी आसान रहता है, सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज देता है, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं आपको प्लेइंग एरिया मिल जाता है, सब मिल जाता है वहाँ पे। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल स्टोर बल्क में चीज़ें खरीदता है तो इसे बल्क में खरीदने की वजह से चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाती है, कम प्राइस में मिल जाती है। एंड प्रमोशन ऑफ सेल्स, भाई आप लोग के ऑफर्स जो बोलो, आप लोग का जो डिस्काउंट्स वगैरह बोलो, जो स्कीम्स है वो सब डिपार्टमेंटल स्टोर में बड़ी अच्छी चलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे कोई पर्सनल अटेंशन नहीं रहता है, इतने सारे लोग जाते हैं तो सबको पर्सनल अटेंशन देने की मतलब आवश्यकता तो नहीं बेटा, बट पॉसिबल नहीं है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव पर्सनल अटेंशन टू एवरीवन दैट इज गोइंग इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। दूसरा, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इतना बड़ा स्टोर है तो बेटा उसको चलाने का खर्चा भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब चलाने का खर्चा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहता है, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर लोग नहीं आए, है ना, अभी देखिए जैसे पैंडेमिक चल रहा है,
अभी अगर लोग नहीं आए, नहीं गए कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब हो ही रही है काफ़ी लोगों को, लोग नहीं जा रहे हैं, रेंट तो लग ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो मतलब थोड़ा कम आ रहा होगा बट आ ही रहा है ना। इनकन्वीनियंट लोकेशन, सर अभी तो आपने कहा कन्वीनियंट है, बराबर ना। इमेजिन कीजिए, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि भाई आपका जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो सिटी के सेंटर में है, बराबर, बट जो सिटी के कॉर्नर्स में रह रहे हैं, एकदम आउटस्कर्ट्स में बोलो, कॉर्नर्स में, उनके लिए तो बहुत दूर है। जो मेन सिटी एरिया में बीच में रह रहे हैं, सिटी सेंटर में, उनके लिए कन्वीनियंट है, बट जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में उनके लिए तो दूर है, इसलिए इनकन्वीनियंट लोकेशन। फिर नेक्स्ट टाइप जो है बेटा, दैट इज चेन स्टोर, या उसी को कहते हैं मल्टीपल शॉप्स, है ना, मल्टीपल शॉप स्टोर। अब ये क्या बेटा, ये एक नेटवर्क रहता है रिटेल शॉप्स का। ये क्या रहता है बेटा, एक नेटवर्क रहता है रिटेल शॉप का, जो कि एक ही मैन्युफैक्चरर रखता है, जो कि एक ही मैन्युफैक्चरर ओन करता है, और इंटरमीडियरीज जो है वो ओन करती है, ठीक है। इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडियरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक ही दुकान मिलेगी विद सिमिलर अपीयरेंसेस। अब फॉर एग्जांपल आप लोग अगर रीबॉक के स्टोर में जाए, या नाइकी के स्टोर में जाए, या सबवे में जाए, या मैकडी में जाए, सब जगह आपको क्या मिलेगा बेटा, सेम आपको आउटलेट दिखेगा, उनका गुड्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रीबॉक में आपको एक क्वालिटी मिल रही है, दूसरे रीबॉक के स्टोर में आपको दूसरे क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी विल बी सेम, है ना। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड रहेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहेंगे, है ना। रोड साइड में नहीं बेटा, लोकल इसमें नहीं, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ये गुड्स, ये स्टोर्स जो है। These different shops normally deal in standardized and branded products। कैसे गुड्स में डील करते हैं बेटा, स्टैंडर्डाइज्ड और ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसका रैपिड सेल्स टर्नओवर रहता है, मतलब जो जल्दी से जल्दी बिक जाते हैं। एंड ये सेम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलाती है, और इनका आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी, जैसे अब मैंने बताया, आप लोग लेवाइस केस में चले जाए, आप लोग सबवे में चले जाए, सारी चीज़ों का आपका क्या रहेगा बेटा, जो अपीयरेंस रहेगा या जो सर्विसेज रहेगी, जो गुड्स रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। फिर इसके फीचर्स क्या है बेटा, ये कहाँ पे, ये थोड़ा सा पॉपुलस लोकेलिटी जो रहती है, जैसे वहाँ पे ये सिचुएटेड रहते हैं, एकदम सेंटर में नहीं, बट ये थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा लोग, भीड़ भाड़ वाली जो एरिया है, रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे ये थोड़ा लोकेटेड रहेंगे। ये क्या है बेटा कि इट इज़ द आइडिया टू सर्व कंज्यूमर्स एट अ पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट टू द रेसिडेंस और वर्क प्लेस। या तो ये आपके घर या वर्क प्लेस के पास में हम आएंगे आपके पास, मतलब नॉट घर पे नहीं आएंगे, बट वो एरिया के पास में रहेगा। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट। ये कैसे करते हैं बेटा, जो भी चीज़ वो बनाते हैं, या तो जो प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं से चीज़ जो लेते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। अब देखिए, जो मल्टीपल शॉप्स रहेंगी, ये रहेगा इसका हेड ऑफिस, HO मतलब हेड ऑफिस, और ये 4 मल्टीपल शॉप्स है, M1, M2, M3, M4। अब ये क्या करेंगे, सारी चीज़ें खरीदी जाएगी HO पे, और HO से फिर सारे मल्टीपल शॉप्स में फिर गुड्स जाएंगे। तो सेंट्रलाइज्ड परचेज जो रहता है वो रहता है। फिर इसके बाद में सारे जो आपकी ब्रांचेस है वो कहाँ, कौन कंट्रोल करेगा बेटा, वो कंट्रोल करेगा आपका हेड ऑफिस, ठीक है। फिर जो प्राइस है फिक्स्ड रहता है, यहाँ पे आपका बार्गेनिंग नहीं होता है, प्राइसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड। फिर इसके बाद में आता है, ये सिर्फ कैश में बेचेंगे, कैश में, क्रेडिट में कभी भी नहीं, ठीक है। दिस सेल गुड्स इन कैश, और जो कैश आती है ना, जो कैश आती है उसको आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मतलब जो ब्रांचेस हैं वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है, और जितना भी इनका सेल हुआ है, हर एक दिन के सेल का ये लोग क्या करते हैं, अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। तो ये लोग रिपोर्ट भेजते हैं हेड ऑफिस को। फिर हेड ऑफिस जो वो अपने इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करते हैं हर एक शॉप्स में, कि भाई काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए। एंड ये बहुत आसान रहता है, जो कि हाई वॉल्यूम मर्चेंडाइज रहते हैं, जो बल्क में आपको अगर गुड्स को डील करना है तो काफ़ी आसान है, क्योंकि आपका रिस्क भी बढ़ जाता है ना। अगर कहीं पे अगर कोई आपने एक ही जगह पे बहुत बल्क में गुड्स लेकर रख लिए, तो वो इतनी इजीली बिकेंगे नहीं। आप लोग क्या कर सकते हैं, वो गुड्स को अलग अलग एरिया में रख लो, तो आपके गुड्स ज़्यादा इजीली बिक जाएंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है बेटे, आप लोग को मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क में आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग को चीज़ें सस्ती मिलेगी। फिर आता है एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। आप बल्क में लेते हैं तो कई बार क्या रहेगा, आप होलसेल को बाईपास करके आप सीधा मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, ठीक है। आपने सीधा मैन्युफैक्चरर से ले लिया तो मिडिल मैन को आपने एलिमिनेट कर दिया। बैड डेट्स नहीं रहते, बिकॉज कैश में हम लोग डील करते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स मतलब क्या रहता है, अलग अलग शॉप्स है ना। हम लोग ने देखा हेड ऑफिस जो है अलग अलग शॉप्स को कंट्रोल करता है।
अब अगर मान लो कोई एक शॉप में गुड्स नहीं बिक रहे हैं और दूसरे शॉप में अगर बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो हम ये शॉप से गुड्स जो है वो दूसरे शॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स पॉसिबल है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, अभी बताया मैंने कि हम लोग क्या करते हैं, रिस्क जो गुड्स हैं वो अलग अलग शॉप्स में अलग अलग एरिया में बांट देते हैं। तो सभी एरिया में गुड्स नहीं बिकेंगे ऐसा नहीं होता है ना कहीं तो बिकेगा ही। हो सकता है एक दो एरिया में ना बिके, बट बाकी के एरिया में बिकेगा। तो हम लोग ने रिस्क बांट दिया, ठीक है। लो कॉस्ट, कंपैरेटिवली ये दुकानें थोड़ी छोटी रहती है, मॉल्स जितनी बड़ी या तो फिर आपके डिपार्टमेंटल स्टोर जितनी बड़ी नहीं रहती है, तो कम आपको लो कॉस्ट पड़ता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अगर कोई शॉप नहीं चल रही है कोई लोकेलिटी में तो आप उसको बंद कर दो, दूसरी एरिया में खोल लो। दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। लिमिटेशंस क्या है भाई, लिमिटेड गुड्स। आप मान्यवर में जाएंगे, आपको वहाँ पे फॉर्मल्स नहीं मिलेंगे, एक्सक्यूज मी, ऑफिस वेयर नहीं मिलेगा या फिर कैजुअल वेयर नहीं मिलेगा, लिमिटेड गुड्स है। फिर आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव। आपको वही काम करना है, जो स्टोर है वो वही काम करेगा या वही स्कीम चलाएगा, वही ऑफर्स चलाएगा जो उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आए। अपने मन से कोई नई चीज़ नहीं कर सकता, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। मैनेजर्स में कोई भी ऐसा अंदर से इच्छा नहीं आती कि वो अपने मन से कुछ करें। फिर इसके बाद में आता है लैक ऑफ पर्सनल टच। अब क्या होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ का सोचना थोड़ा अलग हो जाता है और मैनेजमेंट का सोचना थोड़ा अलग हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ जो वो इतना क्या कहते हैं उसे, इनिशिएटिव नहीं लेते, और इनिशिएटिव नहीं लेते तो उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, छोड़ो जो होगा देखेंगे, हमको क्या लेना देना। तो वो इतना पर्सनल टच भी नहीं देते। एंड कई बार वो रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर्स के ऊपर भी। एम्प्लॉयज़ आर लीस्ट बॉदर्ड, दे डोंट गो बाय देमसेल्व्स अनलेस एंड अनटिल कंज्यूमर उन्हें बुलाए कि भाई साहब ये गुड्स दिखाओ, इसमें क्या क्या है वो चीज़ बताओ। जब तक बोला नहीं जाता तब तक जाते नहीं, तो होता है ऐसा। फिर इसके बाद में आता है डिफिकल्टी फेस ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। भाई अब लोगों ने प्रेफरेंस चेंज कर दिया, आप एक ही चीज़ के एक ही टाइप के गुड्स बेच रहे हो। लोगों ने अगर आपके गुड्स या वो टाइप के गुड्स खरीदना बंद कर दिया तो क्या होगा। इमेजिन करो, अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई मैं XYZ गुड्स बेचूंगा या तो फिर मैं फॉर्मल बेचूंगा, फॉर्मल्स, है ना। अब लोगों ने फॉर्मल्स पहनना कम कर दिया बिकॉज अभी के डेट में दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। अभी तो भाई मतलब वर्क फ्रॉम होम में तो आप फॉर्मल्स नहीं पहनते हो, तो भाई फॉर्मल्स का डिमांड अगर कम हो गया तो आप तो एक ही चीज़ बेच रहे हो, आपको ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है। फिर इसके बाद में आता है मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस क्या है बेटा, ये लोग जो गुड्स बेचते हैं ये मेल्स के थ्रू बेचते हैं। किसके थ्रू बेचते हैं लोग, मेल्स। मेल मतलब ये आपका पोस्टल सर्विसेज जो रहती हैं उसके थ्रू बेचते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि पोस्टल सर्विसेज बराबर से काम करें। पोस्टल सर्विस बोलो, कोरियर सर्विसेज बोलो, ये बहुत अच्छे से काम करना चाहिए बिकॉज ये पूरा बिजनेस हम लोगों ने देखा था कि ये मेल ऑर्डर्स के ऊपर या पोस्टल सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इमेजिन कीजिए अगर मैं बायर हूँ, तो सॉरी मैं सेलर हूँ और आप बायर हो, और मुझे अगर गुड्स बेचने हैं तो हम दोनों मिलेंगे नहीं बेटा। मैं न्यूज़पेपर्स में, आपके मैगजीन्स में या तो फिर आपके रेडियो में, यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट्स चलाऊँगा। आप लोग वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू मुझे कांटेक्ट करोगे, फ़ोन के ऊपर, ईमेल के ऊपर, जैसा भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे। एंड फिर मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा गुड्स की, आपको अगर पड़ता है तो आप फिर ऑर्डर देके गुड्स खरीदोगे। ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूमर्स कैसे अप्रोच करते हैं बेटा, कैसे अप्रोच किया जाता है उन्हें, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अप्रोच किया जाता है। प्राइस लिस्ट जो है वो पोस्ट के थ्रू भेजी जाती है, ठीक है। और जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर ऑर्डर्स का हम लोग, मैं अगर आपका मेल ऑर्डर हाउस चला रहा हूँ, मैं अगर चला रहा हूँ, आपने जो ऑर्डर दिया पहले मैं चेक करूँगा मेरे पास में वो चीज़ें हैं या नहीं है। अगर है तो मैं आपको भेज दूंगा। फिर ये पेमेंट कैसे करेंगे, आप प्रीपेड पहले ही पैसे दे सकते हो, या तो फिर वैल्यू पेएबल पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, या फिर बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, जो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, मतलब जो जल्दी खराब हो जाए उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि मैंने अगर कोई गुड्स भेजे और वो आप तक आने तक ही खराब हो जाएंगे तो आपके लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा। या फिर जो बल्कि गुड्स हैं उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। ये किसके लिए सूटेबल है, जो कि इजीली हम ग्रेड कर सकते हैं, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स हैं, है ना, आराम से हम ग्रेड कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्डाइज गुड्स हैं वो उसके लिए सूटेबल है, जो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है उनके लिए सूटेबल है, जिनका डिमांड ज़्यादा रहता है मार्केट में, जो थ्रू आउट द ईयर इजीली अवेलेबल रहते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स
लीस्ट पॉसिबल कंपटीशन, भाई जिसका कंपटीशन थोड़ा कम हो। आप देखिए मेल के थ्रू आ रहा है, आपको 4-5 दिन बाद मिलेगा। कई लोग ये सोचेंगे यार 4-5 दिन तक कौन रुके, छोड़ो हम घर के पास से दुकान से खरीद के ला लेंगे। तो ऐसे गुड्स जिनका कंपटीशन कम है वो गुड्स सूटेबल रहेंगे एंड इट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स। भाई ऐसे पिक्चर्स हम लोग क्या करें, ऐसे गुड्स जिसको हम डिस्क्राइब कर सके पिक्चर्स के थ्रू, तो एडवर्टीजमेंट्स में काम आएंगे ना, तो तभी ये गुड्स बिकेंगे। तो मेल ऑर्डर हाउसेस, आई होप आपको समझ में आया। फिर इसके बाद में हम लोग ने देखा था इसके कुछ एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, आपका एडवांटेजेस में था लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको इसमें कोई बहुत बड़ा शोरूम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वेयर हाउस या स्टोरेज रहा, आपको बस एडवर्टीजमेंट दो, ऑर्डर्स आएंगे। मिडिल मैन हट जाता है क्योंकि हम सीधा सीधा मैन्युफैक्चर से ले सकते हैं बल्क में। बैड डेट्स नहीं रहते क्योंकि प्रीपेड रहा तो बैड डेट्स नहीं रहेंगे, एक हाथ से पैसा दे एक हाथ से सामान दे वैसा वाला रहेगा। वाइड रीच, जहाँ जहाँ पे पोस्ट ऑफिस जा सकता है, जहाँ जहाँ पे कोरियर जा सकता है, वहाँ वहाँ पे हम हमारे गुड्स भी भेज सकते हैं। एंड कन्वीनियंस, आराम से आप एडवर्टीजमेंट दो, आपको कोई ऐसा वर्कलोड रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखने हैं। कोई आप अपने ऑफिस से बैठे बैठे ऑर्डर्स डिस्पैच करो, सामने वाला जो बंदा खरीदना चाहता है वो घर से बैठे बैठे आपको फ़ोन करेगा, आप गुड्स भिजवा दो, ख़त्म। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो एक मिनट, लिमिटेशंस में देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, आप कभी भी बायर और सेलर जो है वो कभी मिलते नहीं है। प्रमोशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, रीज़न क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स देने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट्स का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए प्रमोशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है। आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती है कई बार, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, उधारी में आप सामान नहीं ले सकते, कैश में लेना पड़ेगा। डिलेड डिलीवरी, आपने अभी ऑर्डर दिया आपको डिलीवरी थोड़े टाइम बाद मिलेगी। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज़, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई और चीज़ मंगाई है और आपको धोखा दिया गया, आपको कुछ और चीज़ भेज दी गई है ना, या डुप्लीकेट चीज़ भेज दी गई, ऐसा भी होता है। फिर हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विस, बिना पोस्टल सर्विस के मेल ऑर्डर हाउस जो है वो बिजनेस नहीं चल सकता। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, नाम से समझ में आ रहा है कोऑपरेटिव स्टोर, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 10 लोग चाहिए, वॉलंटरी एसोसिएशन रहेगा। 10 लोग जो है वो लोग साथ में मिलते हैं, वो लोग ये सोसाइटीज चलाते हैं। दे आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कंज्यूमर्स देमसेल्व्स, ठीक है। क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग बल्क में कोई सामान खरीदे, और अगर हम लोग बल्क में वो सामान खरीद रहे हैं तो हम लोग मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग बल्क में सामान लेकर सीधा सीधा जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद लेंगे या तो फिर होलसेलर से गुड्स खरीद लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को चीज़ें जो है रीजनेबल प्राइस पे पड़ जाएगी अगर हम लोग बल्क में सब सामान लेते हैं। तो ये सोसाइटी बनाने के लिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बनाने के लिए पैसा कौन देगा, जो कंज्यूमर्स रहेंगे, जो मेंबर्स रहेंगे, वही लोग पैसा देंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहेगा, मतलब मेंबर्स अपने ही मेंबर्स जो है अपने में से ही कुछ लोगों को एज मैनेजिंग कमिटी बोलकर अपॉइंट करेंगे और वो मैनेजिंग कमिटी जो है वो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को देखेगी और उसको चलाएगी। यहाँ पे 1 मैन 1 वोट का रूल चलता है, ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने देखी हैं बेटे। सेम अगर आप लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है तो आप लोग को ये भी एक्सक्यूज मी समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो लिमिटेड रहती है। प्रॉफिट्स जो हैं वो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ ये कोऑपरेटिव स्टोर में वो वापस मेंबर्स को बांट दिया जाएगा और कुछ प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व्स में सोसाइटी की भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सो दैट सोसाइटी के पास में भी पैसे रहें आगे बिजनेस करने के लिए। एंड टू एंश्योर फेयर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इसके जो अकाउंट्स है वो ऑडिट किए जाते हैं एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ये फाइल किए जाते हैं। इसके फायदे क्या हैं भाई, इसको बनाना काफ़ी आसान है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है बिकॉज मेंबर्स ही आपस में से मैनेजिंग कमिटी ये अपॉइंट करते हैं और ये मैनेज करता है पूरा सोसाइटी को। प्राइस कम पड़ता है बिकॉज आप बल्क में चीज़ें खरीदते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है आपको। कैश सेल्स रहता है तो देयर इज नो बैड डेट, है ना। एंड कन्वीनियंट लोकेशन, आप अपने हिसाब से अपने एरिया के पास में आपकी लोकेशन जो है वो डाल सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव, लोगों को पैसा नहीं मिलता है कुछ काम करने के लिए तो उनमें जो है ना प्रोत्साहन नहीं रहता है ना। वो ऐसे ये नहीं रहते हैं कि भाई हम लोग खुद से जो है पहल नहीं करते हैं चीज़ें या काम करने के लिए। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सोसाइटी कौन बनाता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे ही नहीं रहते हैं तो सोसाइटी में ही क्या डालेंगे, तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स का हमेशा दिक्कत जाती है। लैक ऑफ पेट्रोनेज, भाई अपने हिसाब से जो लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पे दिक्कत ये जाती है कि जो लोग काम कर रहे हैं
जो लोग काम कर रहे हैं उनमें एक इनिशिएटिव नहीं रहता, हम लोग खुद से क्या कहते हैं काम करने की इच्छा रखते नहीं हैं। फिर आता है लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग। अगेन जो मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी के पास में कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं रहता है बिजनेस करने का, है ना। लोग थे, उन्होंने बोला भाई सोसाइटी को मैनेज कर लो, उन्होंने बोला ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, कर लेते हैं, ठीक है। फिर सुपरमार्केट्स बहुत ही इजी, घर के पास में जो सुपरमार्केट्स रहते हैं जो कि बहुत सारी वैरायटी की गुड्स बेचती हैं। आपके घर के पास का कोई भी सुपर बाजार इमेजिन कर लीजिए, गुड्स जो है वो लो प्राइस में बेचे जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी रहती है, अलग अलग तरीके से जमा कर रखे जाते हैं, सेल्फ सर्विस रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत एम्फोसिस दिया जाता है कि लोग जो हैं वो खुद से सेल्फ सर्विस लें और गुड्स जो है वो खरीदें। फिर इसके बाद में नॉर्मल गुड्स डे टू डे, ग्रोसरीज हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, कपड़े, ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं। ये जो है मेन शॉपिंग सेंटर्स में आप लोग को मिल जाएंगे। कई बार अभी तो कई ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जो घरों के पास, रेसिडेंशियल एरियाज के पास भी खुल रहे हैं। गुड्स जो है वो रैक पर रखे जाते हैं, प्रॉपरली लेबल्ड रहता है, प्राइस लिखा रहता है, गुड्स क्या है वो लिखे रहते हैं। फिर इसके बाद में कंज्यूमर्स जो है वो एक ट्रॉली लेते हैं, जाते हैं, घूमते हैं और सारे गुड्स लेकर आ जाते हैं। फिर सुपरमार्केट्स जो है वो दे आर ऑर्गेनाइज ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत बड़े रहते हैं, ये काफ़ी छोटे रहते हैं। सुपरमार्केट्स काफ़ी छोटे रहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स कैन बाय वेरियस प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। अनलाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं देते हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ ये लोग नहीं देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर देखें सेल्स पर्सन भी आने रहेंगे, लोग जो है वो खुद जाएंगे, सामान लेंगे, सारी चीज़ें। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा सुपरमार्केट का, कि यार यहाँ पे जो गुड्स रहते हैं ये कंप्लीट लाइन ऑफ फूड आइटम्स रखेगा, ग्रोसरीज रखेगा अपने पास में, नॉन फूड जो कन्वीनियंस गुड्स रहते हैं, है ना, जो कन्वीनियंस गुड्स रहते हैं वो भी अपने पास में रखेगा। जैसे आपको टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिर इसके बाद में क्या कहते हैं छोटे मोटे जैसे रैकेट हो गया, बॉल हो गया, ये सब कुछ भी कन्वीनियंस गुड्स जो रहते हैं ना आप लोग के, वो भी रख सकता है। फिर इसके बाद में बायर्स कैन परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं एक ही रूफ के अंदर से। यहाँ पे सेल्फ सर्विस का प्रिंसिपल काम करता है, इसका कॉस्ट जो है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम रहता है, लोग थोड़े कम रहेंगे, इतने ज़्यादा लोगों को जॉब पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्क में सामान खरीदा जाता है। फिर प्राइस कम रहता है बिकॉज बल्क में परचेजिंग की, अभी बताएं प्राइस कम रहेगा बिकॉज बल्क का परचेजिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहेगा बिकॉज लोग ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर, एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी कम रहता है। फिर गुड्स जो है वो सिर्फ कैश में बेचे जाते हैं, क्रेडिट पे नहीं बेचे जाते हैं, एंड ये सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स यहाँ पे आए। अब एडवांटेजेस क्या है बेटे इनके, एक रूफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, एक ही रूफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं, वाइड सिलेक्शन रहता है, कैश सेल्स, नो बैड डेट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आपको बेनिफिट मिलेगा। उधारी नहीं मिलती है, ये एक ड्रॉबैक है। पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है, ये एक ड्रॉबैक है। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, हो सकता है कोई गुड्स जो है वो गिरा पड़ा दे तो आपके गुड्स का डैमेज हो जाएगा। फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उससे ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे, एंड कैपिटल भी आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। लास्ट है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन मतलब बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो कि अभी अभी आई, कुछ साल पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ऐसी मशीन जिसमें आप कॉइन डालें एक्सक्यूज मी, ऐसी मशीन जिसमें आप कॉइन डालें, नोट डालें या कुछ कूपन डालें और उसमें से आपको सामान बाहर निकलेगा, है ना। तो ये मार्केटिंग का एक नया तरीका है, ठीक है। ये अभी अभी काफ़ी देखने में मिल रही है, काफ़ी देखने में आ रहा है। एटीएम जो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेंडिंग मशीन, है ना, एटीएम जो है वो भी एक वेंडिंग मशीन का टाइप है। ये काफ़ी यूजफुल रहता है, अलग अलग प्री पैक्ड सर्विसेज जो रहते हैं, प्री पैक्ड गुड्स को बेचने में काफ़ी मदद करता है और इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिखता है। अगर बहुत ऐसे गुड्स हैं जो कि बहुत रेडीली बिकते हैं, तुरंत बिक जाते हैं, तो वो आप बिल्कुल ये मशीन के थ्रू बेच सकते हैं कम प्राइस पे, है ना। कंज्यूमर्स जो है आराम से इसको खरीद लो, बहुत महंगी गुड्स नहीं रखना है इसमें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रखो, सस्ते प्रोडक्ट्स रखो। बट इस कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है,
इनिशियल कॉस्ट जो है ना इंस्टॉलेशन का वो ज़्यादा है, मशीन है, मेंटेनेंस भी रहेगा, रिपेयर भी रहेगा, वो भी इसका खर्चा ज़्यादा आता है। फिर कंज्यूमर्स जो है ना वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो कई बार छू नहीं सकते, है ना। कंज्यूमर्स छू नहीं सकते हैं भाई प्रोडक्ट को। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को छू कर देखते हैं तभी लेते हैं, अभी छू नहीं सकते तो पता नहीं चलता टेक्सचर कैसा है क्या नहीं है। फिर आता है एक बार गुड्स खरीद ली वो वापस नहीं होते, रिटर्न नहीं होते, है ना। एंड इसके लिए अलग से स्पेशल पैक्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक मशीन दिख रही होगी, यहाँ पे जो पैक्स रखे हुए हैं, ये जो पैकेट रखे हुए हैं हर एक रैक पे, ये अलग से इसके लिए, अगर थोड़ा बड़ा रहा तो मशीन में नहीं जाएगा या बाहर नहीं आएगा, तो इसके लिए अलग प्रॉपर पैक्स बनाने पड़ते हैं। एंड ये क्या बेटा, ये कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो मशीन्स हैं वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज लोगों को यूज़ करना भी नहीं जाना। खैर ये सब ड्रॉबैक्स थे, बट इतने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इससे मिला है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर के रिविजन में चीज़ें समझ में आई होगी। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो पे कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर अपडेटेड हमारे जब भी नए वीडियोज़ आते हैं। मेरे ही नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं ये चैनल पे, जितने भी बहुत बढ़िया एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे चैनल पे, अगर आप लोगों को उनसे भी नोटिफिकेशंस चाहिए उनके लेक्चर्स के, तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर अपडेटेड। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लास्टली इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन, डू यूज माई कोड जीत, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लास्ट चीज़, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी होती है, ठीक है। तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस देखिए, दोज आर फ्री क्लासेस बेटा। एंड आप देखिए एक बार, मज़ा आ जाएगा, इतनी बढ़िया क्लासेस होती हैं वो। एक बार जस्ट डाउनलोड करके आप देखिए एंड यू विल कम टू नो व्हाट ब्यूटीफुल कंसेप्ट दैट इज़। फ्री क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं और आप एक बार ज्वाइन करके देखें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप यू एन्जॉयड एंड आप लोग को समझ में आया। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ अपने किसी भी एक दोस्त को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।